वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। हम वापस आ चुके हैं अपने चैनल पे और मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था क्योंकि मेरे लिए एक नया कॉलेज था। एमबीबीएस का सिलेबस मेरे लिए नया था और हमारे इंटरनल्स भी आने वाले थे। तो ये सब चीज़ों में मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था यूट्यूब के लिए, बट अब मैं वापस आ गया हूँ और मैं आपके साथ रहूँगा। पर क्या मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा कि हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ, 1 डे? नहीं, मैं कुछ लिमिटेड वीडियोस ही लाने वाला हूँ ये पूरे टाइम में, क्योंकि आपका टाइम क्रुशियल है। और मैं बस दो चार चीज़ें ही बताऊंगा ये पूरे 2-3 महीने में। पर मेन हमारा फोकस है, आप हमसे टेलीग्राम पे आए, मेरे से पूछें, मैं आपको पर्सनली जितना कुछ हो सके मैं बताने की कोशिश करूंगा। जब भी मैं फ्री रहा मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी के टाइम पे सब लोग अलग अलग फील कर रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। तो देखेंगे। और ये वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि मैंने नीट के आखिरी 3 महीने में क्या किया था। ये वीडियो का ये टॉपिक नहीं है कि आप 3 महीने में नीट कैसे क्रैक कर सकते हो, ये सब नहीं है। द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज सोनली कि व्हाट आई डिड इन माई लास्ट 3 मंथ्स। और आप इससे इंस्पायर होके आपको क्या करना चाहिए, इसका आपको आइडिया लग जाएगा कि लास्ट के 3 मंथ में रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट कैसे देना है, किसको ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा टेस्ट दे या रिवीजन को ज़्यादा टाइम दे, या वीक एरियाज को दे, या अभी कुछ चैप्टर रह रहे हैं उनको पूरा करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी ये वीडियो। तो ये लास्ट के 3 मंथ जो होने वाले हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रुशियल होने वाले हैं। और इसमें आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करनी पड़ेगी, उसका कोई स्केप नहीं है। और आपके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आपके मार्क्स नहीं इंप्रूव होंगे, आपका ओवरऑल इंप्रूवमेंट नहीं होगा, आपको एंजाइटी होगी, आप डिप्रेस्ड फील करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन उन ऑब्स्टेकल्स को अगर आप पार करके आगे बढ़ोगे ना, तो उसके बाद सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन के बाद की लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है आपकी। तो इसीलिए काफ़ी अच्छे से मेहनत करते रहो। और देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में क्या क्या अप्रोच रहने वाली है फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में हमारी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो हमारा होगा लास्ट के 3 डेज। लाइक आप लोगों का एग्जाम 4 ऑफ द मे को है, आपको पता है। तो जो 1, 2 एंड 3 ऑफ द मे है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपने सुना भी होगा अपने सीनियर से, या फिर मैंने तो लाइव एग्जाम्पल्स देखे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि जो 690, 700 ऐसा स्कोर कर रहे हैं, पर नीट में जाकर उनके 650 आ जाते हैं, क्योंकि उनको लास्ट के 3-4 डे कैसे क्रुशियली यूटिलाइज करने हैं, ये नहीं पता है। इनफैक्ट ये चीज़ मेरे को भी बहुत लेट रियलाइज हुई कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। तो ये लास्ट के 3-4 दिन बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये सब के बारे में हम एक ओवरऑल बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम फेब की बात करें तो फेब में मैंने क्या क्या किया था मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने बोला है कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया था, और उस हिसाब से आप इंस्पिरेशन लेके आप खुद वो सेम चीज़ भी ट्राई कर सकते हो, थोड़ा मॉडिफाई करके ट्राई कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो फेब्रुवरी में मेरे लगभग 10 चैप्टर्स रिमेनिंग थे अलग अलग सब्जेक्ट की, अगर हम बात करें तो फिजिक्स में 4 चैप्टर के आसपास थे और बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ कुछ चैप्टर्स रिमेनिंग थे। तो मेरा ध्यान मैक्सिमम अभी फेब्रुवरी में, आप भी यही कंफ्यूज होगा कि आप रिवीजन करो पहले, या आप रिमेनिंग चैप्टर्स को कंप्लीट करो, या आप रिवीजन भी करो और कंप्लीट करो, यानी रिवीजन प्लस कंप्लीशन दोनों पे ध्यान दो। तो मैं बताता हूँ, अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्रूशियल है आपको सिलेबस को कंप्लीट करना, यानी आपको अपने कंप्लीशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी आप रिवाइज करोगे कोई भी चीज़, फिर आप 2-4 दिन में भूल जाओगे, एक हफ्ते में भूल जाओगे। तो उससे बेटर है कि आप अपने सिलेबस कंप्लीशन पे ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दो, यानी कि सिलेबस को कंप्लीट करो। मैंने भी यही किया था, मेरे फेब्रुअरी में कुछ 10 चैप्टर्स रिमेनिंग थे, तो मैंने ऐसा 15 ऑफ द फेब से सोचा था 28 ऑफ द फेब तक मैं अपने ये 10 चैप्टर्स के लेक्चर लेके ख़त्म करूँगा। और लेक्चर्स भी कौन से वाले, आप लोग अभी जल्दबाजी करते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ कि वन शॉट देख लेता हूँ ताकि मेरा जल्दी खत्म हो जाएगा। सिलेबस जल्दी हमें खत्म नहीं करना है, सिलेबस हमें पढ़ के इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअली हर चीज़ पता होनी चाहिए, तब हमें सिलेबस खत्म करना है। तो वन शॉट तो बिल्कुल मत देखना जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं। आप क्या करो, आप आराम से डिटेल लेक्चर्स देखो, अगर आप यकीन से पढ़ते हो यकीन देखो, आप किसी कोचिंग में एनरोल हो, वो कोचिंग के आप लेक्चर्स देखो। तो फरवरी में मैंने यही किया, मेरे भी बड़े बड़े चैप्टर्स फरवरी में बचे थे, लाइक रे ऑप्टिक्स बची थी मेरी, वेव ऑप्टिक्स बचा था, मॉडर्न फिजिक्स बचा था, सेमीकंडक्टर बचा था। यानी अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, एक इससे आता है, 3 इससे और 2 3 इससे आते हैं। 3 2 5 7 8 सवाल ऐसे लगभग मेरे बचे हुए थे, यानी 40 मार्क्स का तो मेरा सिलेबस अभी रिमेनिंग था। बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं वन शॉट देख के खत्म करूंगा, मैंने इन सब के डिटेल लेक्चर लिए। इनफैक्ट मैं ड्रॉपर था, मेरे पास पिछले साल के नोट्स थे, स्टिल मैंने डिटेल लेक्चर लेना प्रेफर किया। और आप लोग भी डिटेल लेक्चर लेके फरवरी में यही गोल रखो कि अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लो आप, क्योंकि मैक्सिमम के कुछ चैप्टर्स बचे होंगे एंड के, तो उसको कंप्लीशन पे ध्यान दो। रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है, उसका कोई स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। रिवीजन करना अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सिलेबस को कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद जो आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देगी कि हाँ मैंने ये सब चीज़ें पढ़ ली है, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। और जो आपके अगले मॉक टेस्ट भी आएंगे उसमें भी आप अच्छा करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ मैंने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। तो फरवरी में तो मैंने सिलेबस कंप्लीट किया। अब एक चीज़ रियलाइज़ करना, अगर हम मार्च में देखो,
कोई ऐसा नहीं होता है कि किसी ने सोचा कि मैं 28 फेब को कंप्लीट करूंगा तो मेरा 28 फेब को हो जाएगा। ऐसा किसी के साथ नहीं होता, आइडियल स्टूडेंट कोई नहीं होता। तो मैंने भी सोचा तो था कि मैं 28 फेब को कंप्लीट करूंगा, पर मेरा सिलेबस कुछ जाके 4-5 मार्च को कंप्लीट हुआ हर एक चीज़। और मेरे एलन के मेजर शुरू होने वाले थे 15 मार्च से। तो मेरे पास अभी 10 डेज बाकी था। तो उसमें मैंने क्या किया, देखो 5 मार्च को मेरा सिलेबस खत्म हुआ लगभग। उसके बाद मैंने सोचा कि शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और बायोलॉजी को अच्छे तरीके से एक बार पढ़ के खत्म करते हैं, क्योंकि अगर एंड मोमेंट पे हम बायोलॉजी पढ़ने जाएंगे लास्ट के महीने में ना, तो हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, फिर हमसे बहुत सारे लाइंस बहुत सारे वर्ड्स मिस हो जाएंगे। अभी सीखने के लिए पढ़ते हैं, हर एक लाइन हर एक वर्ड को पता करते हैं कि कहाँ से है, कैसे है, इसका मीनिंग क्या है। तो ऐसे मैंने बायोलॉजी पढ़ी और बायोलॉजी में मेरे 356 भी आए थे इसी वजह से। तो मैंने क्या किया कि अब जो 5 मार्च से 10 मार्च वाला टाइम था, उसमें मैंने अपनी बायोलॉजी पढ़ी और एक और काम किया मैंने, जो मेरे को एंड में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। अब मैंने सोचा तो था कि इन 5 दिनों में मैं अपने पूरे सिलेबस के शॉर्ट नोट्स बना लूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के, बट मैंने मोस्टली इसमें शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने 11th के फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री के। देखो कुछ आइडियली नहीं होता, हम सोचते तो बहुत कुछ है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर होता नहीं है। और नहीं होने से भी हमें फिर ज़्यादा उस पर रिग्रेट नहीं करना है कि मैंने ये सोचा नहीं हुआ। मेरा भी नहीं हुआ, मैंने भी सोचा था कि 5 से 10 तक मैं सारे शॉर्ट नोट्स बना लूंगा, 5 दिन है बहुत टाइम है। पर मैं बहुत ज़्यादा आलसपन दिखा दिया, मैं लेजी हो गया और मतलब मैं इधर उधर थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, तो मैं नहीं बना पाया। तो पर मैंने जितना बनाया मैं सेटिस्फाइड था कि हाँ चलो इतना तो मैंने बना लिया। और मैंने बायोलॉजी पढ़ ली अपनी 11th की बायोलॉजी एक बार मैंने रीडिंग करके ख़त्म की इन 5 दिनों में, और 12th की बायोलॉजी एक बार मैंने रीडिंग करके ख़त्म की। मेरा अप्रोच ऐसा रहता है हमेशा कि मतलब मैं वन सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ता हूँ। अब देखो इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ी ये पूरे 5 दिनों में और शॉर्ट नोट्स बनाए। तो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ी, यानी एक दिन मैं बायोलॉजी पूरा पढ़ता था, फिर अगले दिन मैं शॉर्ट नोट्स पूरे दिन शॉर्ट नोट्स बनाता था, फिर अगले दिन बायोलॉजी पढ़ता था, फिर शॉर्ट नोट्स बनाता था। ऐसे करके मैंने मैनेज किया। आप लोग डिफरेंट हो सकते हो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि लाइक वो प्रेफर करते हैं कि 4 घंटे बायोलॉजी पढ़े, 4 घंटे फिजिक्स पढ़े, 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़े। तो आप वैसा भी कर सकते हो, आप फ्री हो। तो शुरू में तो मैंने ये किया अपने 10 मार्च तक। उसके बाद मेरे मेजर शुरू होने वाले थे 15 मार्च से। तो उसके बाद देखो अभी आप लोगों का एक और डाउट रहता है कितने टेस्ट थे। कोई बोलता है कि मैंने 50 टेस्ट दिए थे, कोई बोलता है मैंने 100 टेस्ट दिए थे, कोई उससे भी ज़्यादा नंबर बोलता है। पर ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा टेस्ट देने हैं। लिमिटेड टेस्ट दो, अच्छे टेस्ट दो, तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन। 30 टेस्ट 20 टेस्ट दे के भी सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ ये नहीं है कि ज़्यादा टेस्ट देने से सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, टेस्ट का एनालिसिस क्रूशियल होता है, जितने टेस्ट दो उसको अच्छे से एनालाइज करो, और जो नहीं आता है वो सवाल अब आगे कभी आए तो आप गलत मत करना। तो मैं इसके बाद बताता हूँ। 15th के बाद से हमारे टेस्ट शुरू हुए थे। 15th को पहला टेस्ट था, फिर 20 को था, फिर 23, 27, मतलब ऐसे 3-4 दिन के गैप में होता था। मेरे को एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं याद है, पर ऐसे होता। फिर 31, और ऐसे मार्च में मेरे टेस्ट थे। तो एलन का सबसे अच्छा है, अगर आपने कोई ऐसे ले रखा है टेस्ट सीरीज किसी कोचिंग का, तो आप उसको फॉलो करो। और अगर किसी ने टेस्ट सीरीज नहीं लिया तो एलन को फॉलो करो, क्योंकि वो क्या करते हैं कि उस सिलेबस को 6 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है अपना सिलेबस टोटल, 1 2 3 4 5 6। और ऐसे ही टेस्ट होते हैं आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले सिलेबस 1 का टेस्ट होगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 4 5 6। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब मैं क्या करता था इतने टाइम में, मैं कैसे टेस्ट को अप्रोच करता था, और यही सबसे अपना मेन मंथ होता है मार्च, क्योंकि इसमें आपको टेस्ट भी देना है, आपको रिवीजन भी करना है, और दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलना है। तो मैं क्या करता था कि जैसे मेरा सिलेबस 1 का अगर टेस्ट है, सिलेबस 1 में अगर मेरे 10 चैप्टर आ रहे हैं सब कुछ मिला के, ठीक है, तो सिलेबस 1 में अगर मेरे को, देखो अच्छे तरीके से समझाऊंगा, भले थोड़ा सा टाइम लगे, तो ध्यान से देखना। तो मेरा अगर टेस्ट है तो मैं 11, 12, 13, 14, 4 दिन है मेरे पास सिलेबस 1 प्रिपेयर करने के लिए, और मैं 15 को जाके मेरे को टेस्ट दे के आना है। तो इसमें मैं क्या करता था कि 11, 12 और 13 मैं अपना मेन फोकस रखता था कि इतने में मैं अपनी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री कंप्लीट कर लूँ। और 14th वाले दिन पूरे दिन मैं बायोलॉजी पढ़ता था। बायोलॉजी इतना होता भी नहीं था, क्योंकि मैंने अभी 5 से 10 मार्च के बीच में बायोलॉजी कंप्लीट कर ली थी, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता था इस चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। तो मैं 14th को बायोलॉजी पढ़ता था, और 14th की शाम को ये सेम जो सिलेबस 1 है ना, वो पिछले साल हुआ रहता था, या फिर मेरे से पहले जो बैचेस शुरू हुए हैं उनमें सिलेबस 1 का टेस्ट हो गया रहता था। तो मैं ये सिलेबस 1 का शाम को एक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेता था पहले ही, और उसको एनालिसिस कर लेता था, ताकि मैं और ज़्यादा तैयार रहूँ जो मैं अपना 15th को मेन टेस्ट देने जाने वाला हूँ उसके लिए। तो ऐसा मैं हर, अब एक टेस्ट का मैंने एकदम अच्छे से समझा दिया, तो ऐसा मैं हर सिलेबस के लिए करता था।
कि अगर 4 दिन का गैप है तो 3 दिन में सिलेबस कंप्लीट करो फिजिक्स केमिस्ट्री का, चौथे दिन पे बायोलॉजी पढ़ो, और चौथे दिन की एकदम रात को आप एक टेस्ट सेम सिलेबस का आप कहीं से खोज के दे दो, या एलन में पिछले साल हुए हैं वो पिछले साल का पेपर दे दो, या आपसे पहले कोई बैच शुरू हुआ है तो उसमें हुआ होगा वो दे दो। तो ये हम कर सकते हैं, और मैंने यही चीज़ की थी। तो ऐसे क्या होता था कि मेरा सिलेबस का रिवीजन भी होगा, जैसे लाइक सिलेबस वन पे ही मैं अगर आपको समझाऊँ, तो मेरा सिलेबस वन का ऐसे रिवीजन भी हो गया, और फिर रुको, हाँ, मेरा सिलेबस वन का रिवीजन भी हो गया। और अगर मैंने सिलेबस वन में कुछ गलतियाँ की हैं, मतलब मेरे कोई टॉपिक वीक रह गए, तो मैं पहला टेस्ट जो रात को दिया उसका एनालिसिस किया, तो उसमें मेरे को पता लग गया कि मैंने क्या क्या चीज़ छोड़ा है, क्या क्या मेरा वीक एरियाज है। तो इसका एनालिसिस रात को ही कर लिया, और 15th को टेस्ट जो दे के आया उसका एनालिसिस कर लिया। तो ऐसे मेरे पास 2 एनालिसिस रिपोर्ट भी है कि मेरे क्या क्या वीक एरियाज है और मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। अब इन दोनों में जो भी मेरा वीक रह गया है उनको मैं रीड कर लेता था 15th की इवनिंग में, 15th की इवनिंग में इनको रीड कर लेता था। तो इससे मेरा सिलेबस वन पूरा कंप्लीट हो जाता था कि मैंने सिलेबस वन पढ़ लिया, मैंने सिलेबस वन पे 2 टेस्ट दे दिए, यानी मैंने 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सिलेबस वन पे। अगर मेरे को नहीं भी आता है तो एनालिसिस में, अगर मैंने दोनों टेस्ट में अगर 20-20 सवाल भी गलत किए हैं, तो मैं एनालिसिस में आके वो 20-20 सवाल कहाँ से हैं, किस टॉपिक से कैसे बनते हैं, वो भी सीख लिया। यानी मैंने अपने 400 सवाल तैयार कर लिए। अब सोचो ये 400 में से अगर 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भी एग्जैक्ट आ जाते हैं, अगर नीट में 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो तुम कितने आगे रहोगे बाकियों से। तो ऐसे कर करके अपना हर एक सिलेबस तुमको कंप्लीट करना है जो गैप मिले उसमें। और सिलेबस के रिवीजन में क्या करना है, आप लोगों का मैक्सिमम चीज हो गया है, तो रिवीजन में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास नोट्स करने हैं। रिवीजन में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास नोट्स करने हैं और पीवाई क्यू करना है। इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्लास नोट्स करो, पीवाई क्यू करो, टेस्ट दो, और टेस्ट में जो गलत हो रहा है उसका एनालिसिस करो, और फिर उसका रिवीजन करो वापस अपने क्लास नोट से। कुछ नया करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हर एक सब्जेक्ट में यही अप्रोच रखो। बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ो। तो ये करके ही मैं अपना सिलेबस वन से लेकर सिलेबस सिक्स तक के टेस्ट दिया। और मेरे को जहाँ तक याद है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि मेरा 10 अप्रैल को आखिरी मेरा सिलेबस ऐसा खत्म हुआ था जो सिलेबस 4+5+6 का टेस्ट था। ऐसा होता है 3 सिलेबस का कॉम्बाइन करके, ये 12th के सिलेबस है 4, 5, 6, तो इनका एक कॉम्बाइंड टेस्ट था जो 10 अप्रैल को खत्म हुआ। तो तब तक मैंने कितना टेस्ट दे दिया, एक सिलेबस वन का, एक टू का, एक थ्री का, एक 1+2+3 का, एक 4 का, 5 का, 6 का, फिर 4+5+6 का। यानी मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टेस्ट दे दिए थे अभी तक। और ये 8 टेस्ट ऑफिशियली दिए थे एलन में जाके, और इससे एक रात पहले मैं और 8 टेस्ट सेम सिलेबस के दे चुका था। यानी 16 टेस्ट इससे मेरे हो गए। और इससे मैं रोज रोज मतलब इतना बेटर प्लानिंग करके रखा था ताकि मैं रोज ऐसा मिसिंग आउट नहीं करता था कि अरे यार टेस्ट दूँ रिवीजन करूँ, टेस्ट दूँ रिवीजन करूँ। क्योंकि मैं अपने प्लान्स को लेके, अपने गोल्स को लेके एकदम ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर था कि मुझे यही करना है। और मुझे इसके रिजल्ट्स भी मिल रहे थे, मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे और इम्प्रूव हो रहे थे मेरे मार्क्स। तो वो देख के मेरे को अच्छा लग रहा था। तो ऐसे, और फिर एक वो भी हो रहा था ना कि अगर आप सीक्वेंशियली चीज़ों को करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा कंप्लीट होते गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, ऐसा लगेगा। पर अगर आप देखो कि सिलेबस वन के टाइम आप कुछ और पढ़ रहे हो, सिलेबस टू के टाइम कुछ और पढ़ रहे हो, फिर आपको लगेगा कि मैंने सिलेबस वन भी ढंग से नहीं किया, मैंने टू भी ढंग से नहीं किया। फिर अगर कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जिन्होंने ये टाइम ये सब चीज़ें नहीं फॉलो की, और फिर 10 अप्रैल को जब वो आखिरी सिलेबस दे के आए होंगे, फिर वो सोच रहे होंगे कि मेरा कुछ अच्छे से नहीं हुआ है। पर वही 10 अप्रैल को मैं खुश था कि मैंने एक बार अच्छे से अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया है, अपने क्लास नोट्स, पीवाईक्यू, और 16 टेस्ट मैंने दिए हैं। 16 टेस्ट इंटू 200 क्वेश्चन पर टेस्ट, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रेडी कर लिए हैं। मैंने 3200 क्वेश्चन रेडी कर लिए हैं। इनमें से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं नीट में एज इट इज, और आए भी थे। इसके बाद 10 अप्रैल के बाद मेरा ये फोकस था कि 10 से 20 तक जितनी रिमेम्बरिंग बेस्ड चीज़ें हैं, यानी जो भी याद करने वाला है उसको मैं याद करूँ, क्योंकि आखिर का जो 10 दिन होगा ना 20 से 30 तक, उसमें आप याद नहीं कर पाओगे। उसमें बहुत ज़्यादा केओस वाला सिचुएशन रहेगा, बहुत ज़्यादा आप टेस्ट वगैरह दोगे, तो उसमें चीज़ों को याद नहीं कर पाओगे आप। तो इसीलिए मेरा था कि मैं अभी ये शुरू के टाइम में ही याद कर लूँ चीज़ों को, मतलब एक तो रिविजन कर लिया है, उसके बाद जितना रिमेम्बरिंग वाला चीज़ है और मेरे जो वीक एरियाज हैं। अब इसमें भी मैंने वन शॉट नहीं देखे, मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो मैं वन शॉट के बहुत सख्त खिलाफ हूँ, वन शॉट देख के कभी किसी का सिलेक्शन हुआ नहीं है। वन शॉट देख सकते हो, रिवीजन के लिए देख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ भी प्रेफर किया, मैं रिमेम्बरिंग के लिए मैं चुपचाप अपने नोट्स खोला, वहाँ से चीज़ों को याद किया जो मैं फ्रीक्वेंटली भूल जाता हूँ। जैसे बायोडाइवर्सिटी के डेटा हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए एनसीईआरटी खोला, वो याद किया।
वैसे ही जो रिमेंबरिंग जैसे बहुत सारे फॉर्मूले वोलाटाइल होते हैं जो हम भूल जाते हैं, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री को उसमें उतना ध्यान नहीं जाता है, तो वो सब फॉर्मूले हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने मैक्सिमम चीज़ों को याद करने की कोशिश की है 10 दिनों में। और ये 10 दिनों में मैंने मतलब कोचिंग का ही जो टेस्ट होता था वैसे ही फॉलो करता था। लाइक 10th के बाद से हमारा 13, 16, 19 ऐसे 3 फुल सिलेबस टेस्ट हुए थे। ये हमारे फुल सिलेबस टेस्ट थे। तो यहाँ से मैंने फुल सिलेबस टेस्ट देना भी शुरू कर दिया था और मैं रिवीजन भी करता था। और अभी मैं सिलेबस रिवाइज नहीं करता था जो जो टेस्ट में आ रहा है, क्योंकि एक बार रिवाइज कर लिया। अभी मैं सिर्फ अब जो याद करने वाली चीज़ें हैं और वीक एरियाज हैं उन पे फोकस करता था, क्योंकि अब अगर मैं टेस्ट का लेके फिर पढ़ने बैठता कि 13 को टेस्ट है, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि तुम 10 तारीख को टेस्ट देके और 13 को अगला टेस्ट है उसमें तुम पूरा सिलेबस रिवाइज कर लो। ये कभी नहीं होने वाला है। तो फिर मैं रिवाइज करता, आधा अधूरा रिविजन होता मेरा, फिर पूरा हो नहीं पाता, फिर मेरे को लगता है मैंने कुछ नहीं किया। तो इससे अच्छा मैंने था कि टेस्ट का मैं नहीं सोचूंगा। अगर मेरे मार्क्स कम भी आ रहे हैं टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, मैं चुपचाप अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव कर लेता हूँ इतने टाइम में। और इसमें ही मैंने एग्जाम्पलर सॉल्व किया था ये 10 से 20 वाले उस फेज़ में, ताकि एक बार मेरा और रिवीजन हो जाए। तो एग्जाम्पलर के लिए वापस मैं क्लास नोट्स वगैरह पीवाई को पढ़ने नहीं गया, मैं डायरेक्टली एग्जाम्पलर सॉल्व करता था। कम ही क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में टोटल 50 होते हैं, उसमें भी कुछ वो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर तो उनको तो छोड़ना होता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ही होते हैं, 20-25 सवाल थे, उनको सॉल्व करता था। 5-6 गलत होते थे, जो गलत होता था उसको कॉपी खोल के पढ़ लेता था या एनसीईआरटी खोल के देख लेता था। तो ऐसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी की एग्जाम्पलर मैंने सॉल्व की थी। इससे ज़्यादा मैंने नहीं किया था और आपको भी नहीं करना है। बाकी इरेलीवेंट है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की एग्जाम्पलर तो इरेलीवेंट है, उतना नहीं करना है। 1-2 सवाल आते हैं पर 1-2 सवाल पर हमारा फोकस नहीं रहना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि बाकी 40 हम सही कर पा रहे हैं। अगर उतने भी कर पा रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अप्रैल में तो मैंने यही किया कि अपने 10 से 20 तारीख तक मैं ये सारी चीज़ें की, जैसा मैंने आपको बताया कि वीक एरियाज़ को इम्प्रूव किया और जो याद करने वाली चीज़ें थी उनको याद किया। फिर अप्रैल के लास्ट 10 डेज़ में आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं, यानी कि जो आपको 21st ऑफ द अप्रैल से है, 30 नहीं, 21st ऑफ द अप्रैल से जो है आपका 28th ऑफ द अप्रैल। इसमें आपके पास जितना टाइम है ना, आप टेस्ट दो, एनालिसिस करो। आप रोज़ 2 टेस्ट दे दो। मतलब अब तक तो आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने सिलेबस एक बार रिवाइज भी कर लिया है, तो अब आप रोज़ 2 टेस्ट दे दो। और ये 10 डेज़ में आप कोशिश करो कि वापस सिलेबस को एक बार, होल सिलेबस को आप एक बार रिवाइज कर लो। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, 2 बार सिलेबस का रिवीजन बहुत होता है अगर हम अच्छे से करें तो। तो इसमें आप 21 से 28 तक में मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए। मैंने आकाश की CST प्रिंट कराई थी। मतलब ऐसे तो मैं आकाश में इनरोल नहीं था, मैंने बाहर दुकान से प्रिंट कराया। आकाश की मैंने CST प्रिंट कराई थी। टोटल 20 CST होती है, मैंने प्रिंट 15 कराई थी, पर मैं दे लगभग 12 पाया इनमें। तो पर डे हम 2 टेस्ट दो तो 12 मैंने तो आकाश की CST दी। और मैंने कुछ अलग अलग कोचिंग्स के एक एक दो दो पेपर दिए, क्योंकि देखो ये एक फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, ध्यान से सुनना। आप अगर एलन में पढ़े हो और आप एलन का टेस्ट दे रहे हो तो आपको वो टेस्ट आसान लगेगा, क्योंकि वो टेस्ट डिज़ाइन उसी टीचर ने किया है जिन्होंने आपको पढ़ाया है एलन में, या फिर वो उसी नोट से डिज़ाइन हुए हैं जो एलन में पढ़ाया जाता है। तो एलन का टेस्ट देने पे आपको आसान लगेगा। पर वहीं अगर आप एलन में पढ़ो, आप आकाश का टेस्ट दोगे ना, तो आपको थोड़ा अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ करनी चाहिए, कोचिंग स्विच करो टेस्ट देते टाइम। तो मुझे ये मेरे एक सीनियर ने बताई थी और मैंने ये काम किया। मैं एलन में पढ़ा था, इसीलिए मैंने आकाश की CST लगाना शुरू किया, आकाश का FST CST ये सब प्रिंट करा के देना शुरू किया। और तब मेरे को दिखा, मतलब एलन के टेस्ट में तब मेरे, इधर आ जाओ, अगर एलन के टेस्ट में तब मेरे 640 650 ऐसे मार्क्स आते थे, तो आकाश में मेरे 580 आते थे। तो तब मेरा कॉन्फिडेंस गिरा भी कि देखो इतने कम टेस्ट में, मतलब इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। पर इससे देने से मेरे को एक ऐसा चैलेंजिंग भी लगा कि चलो कुछ तो चैलेंजिंग क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो फिर मैंने और मेहनत की और ये 10 दिन में मैंने टेस्ट दिया। फिर धीरे धीरे आकाश वाले में भी इम्प्रूव होके 620 630 तक आकाश के टेस्ट में मेरे आते थे। और वही एलन के टेस्ट में मेरे 650 लास्ट टेस्ट में तो मेरे 670 आए थे एलन के टेस्ट में। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि इस दोनों के बीच में ही मेरे मार्क्स आएंगे, और वही हुआ, मतलब मैंने 652 स्कोर किया। तो आप भी यही करना कि थोड़ा सा कोचिंग स्विच करना। आप अगर आकाश में एनरोल्ड है तो आकाश का आप दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप एलन के कुछ टेस्ट प्रिंट करा के खुद से देना, ठीक है। आप अगर PW में है तो भी आप आकाश एलन के देना। तो इससे आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे जो आपके टीचर के माइंडसेट से डिफरेंट होंगे। और हर जगह एक्सपर्ट फैकल्टी ही बैठ के क्वेश्चंस बनाती है, तो आपको इरिलेवेंट क्वेश्चंस तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसे मैंने लास्ट के, ये देखो 10 दिन में मैंने लगभग 20 टेस्ट दिए होंगे। तो अब देखो 16 टेस्ट मैंने पहले दिए थे, 20 टेस्ट मैंने बाद में दिए, यानी 16 + 20 टोटल 36 टेस्ट हो गए।
और 3 इधर वाले ये जो थे 13, 16, 19 को, तो टोटल 39 टेस्ट हो गए +3, 39 टेस्ट। और ये 39 टेस्ट बहुत है, मतलब इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और 39 टेस्ट देने से आपका काम हो जाएगा। 39, 40 टेस्ट, मान लो एक और कोई बोनस टेस्ट कभी तुमने दे दिया, 40 टेस्ट दे दिया ना, बहुत है। 100 टेस्ट, 200 टेस्ट, ऐसा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसको अच्छे से एनालिसिस करोगे तब। और मैंने बताया भी कि कैसे कैसे देना है। तो अभी से परेशान मत हो कि मैं अभी से ही फुल सिलेबस देना शुरू कर दूँ, मैं क्या करूँ। क्योंकि अगर अभी पार्ट सिलेबस टेस्ट दोगे तो ऐसे सिलेबस 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड रहेगा, तो ज़्यादा डीप क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी एक सिलेबस से। तो उससे आपका रिवीजन अच्छे तरीके से होगा। अब जब पूरा वास्ट सिलेबस आता है तो डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो फुल सिलेबस तो बहुत कम दो, फुल सिलेबस लास्ट में 10 और 12-13 दे दो, बहुत रहेगा तुम्हारे लिए। या फिर मतलब 15 फुल सिलेबस भी दे दिया ना, बहुत है तुम्हारे लिए। पार्ट सिलेबस से उस पर ज़्यादा ध्यान रखो, क्वेश्चन तो वैसे ही आने, सेम ही आने हैं, तो इसीलिए ऐसे करके आप दे सकते हो। और अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब हम बात करते हैं लास्ट के 3 डेज़ में मैंने क्या किया था। और आपको आपको भी वो सेम चीज़ ही करनी चाहिए, मैं तो सजेस्ट करूँगा, बाकी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना। लास्ट के 3 डेज़ का मैंने बोला था 28 तक ना, उसके बाद हमारे पास अप्रैल के दो दो दिन बचते हैं, 29 और 30। और एक चीज़ तो याद रखना कि अप्रैल में 30 डेज़ ही होते हैं। मैं तो सोच के चल रहा था 31 डेज़ होते हैं, मेरा प्लानिंग वैसे था। पर तुम लोग याद रखना कि अप्रैल में 30 डेज़ ही होते हैं। तो 29, 30 2 दिन इधर मिलेगा, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में 3 दिन आपको इधर मिलेगा। अब इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको पूरा टाइम रिवीजन करना है, कोई टेस्ट नहीं देना है। आपने खुद को समझा लेना है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मैंने टेस्ट दे दिया है, और ये 5 दिन में रिवीजन करना है। अब रिवीजन भी किसका कब करना है वो देखो। देखो फिजिक्स जो ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको अगर उसके कॉन्सेप्ट आ गए हैं तो आप उसको आराम से, आप कॉन्सेप्ट आ गए हैं आप आराम से क्वेश्चंस कर लोगे। फिजिक्स में कुछ याद करने को नहीं, आपको एक बार पता चल गया टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एन ए साइन थीटा, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एन ए साइन थीटा। तो इसमें आपको ज़्यादा वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेटिक मूवमेंट का अगर आपको याद है आई एन ए है तो आई एन ए ही होगा, तो ये आप भूलोगे भी नहीं। और अगर मान लो कि भूल भी गए तो क्वेश्चन में सारी टर्म बी दिया है, आई दिया है, एन दिया है, ए दिया है और टॉर्क पूछा है, तो आप कहीं ना कहीं से दिमाग लगा के सॉल्व कर ही लोगे। तो आपको क्या करना है कि जो ये लास्ट के 2 दिन बच रहे हैं ना अप्रैल में, आपको इसमें फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स के आप अपने क्या क्या पढ़ना है आप इसमें देखो। अब क्लास नोट्स खोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब काम आते हैं आपके शॉर्ट नोट्स और आपकी मिस्टेक बुक। अपने शॉर्ट नोट्स देखो और मिस्टेक बुक देखो, मिस्टेक बुक से जो भी गलतियाँ की हैं उसको वहीं देख लो, शॉर्ट नोट्स को पढ़ो, 2 दिन में पूरी फिजिक्स रिवाइज करो। ऐसे करके 29-30 को फिजिक्स रिवाइज कर लोगे और अब आपका फिजिक्स का काम खत्म। 5 दिन में कोई नहीं भूलता है भाई, 5 दिन में कोई, आप कुछ नहीं भूलोगे फिजिक्स का। तो ऐसे आपकी फिजिक्स रिवाइज हो गई रहेगी। फिर बाकी 3 दिन आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा अनुसार आपको बायोलॉजी को और केमिस्ट्री को टाइम देना है। और ऐसे कि आप अपने इसमें भी क्या क्या आपको रिवाइज करना है, एनसीईआरटी सबसे पहले, फिर केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स, और फिर अगर आपको मिस्टेक बुक में आपके कुछ क्वेश्चन है उसको रिवाइज करना है। बस इतना चीज़। अब क्लास नोट्स वगैरह खोल के देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी तो पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। मैं आखिरी दिन एनसीईआरटी में पढ़ के गया था, वहाँ मेरे को एक नई चीज़ मिली थी और वो सेम चीज़ एग्ज़ाम में आ गई थी नीट वाले दिन। तो आपको एनसीईआरटी, शॉर्ट नोट्स और आपकी मिस्टेक बुक, ये 3 चीज़ों को पढ़ना है आपको लास्ट के अपने 3 दिन में, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। वो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। मैं अपना पर्सनली बता देता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने जैसे बोला मैं 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ता था, तो मैंने 1 ऑफ द मे को पढ़ा था केमिस्ट्री। मैंने केमिस्ट्री ख़त्म कर दी थी 1 ऑफ द मे को। मैंने सेकेंड को पूरा डे पढ़ा बायोलॉजी, 11th की और 12th की थोड़ी सी। मैं बस एनसीईआरटी खोला, पढ़ना शुरू किया बिना कुछ सोचे समझे। सुबह उठा, अपना फ्रेश हुआ, नहाया धुला, 10 बजे से बैठा था, एनसीईआरटी खोला, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया और एंड तक मैं एनसीईआरटी ही पढ़ते रहा। शाम हो गई, एनसीईआरटी ही पढ़ते रहा, बीच में बस मैं खाना खाने उठा था। और ऐसे मैं 11th की बायोलॉजी और 12th का कुछ पार्ट किया था। थर्ड ऑफ द मे थर्ड ऑफ द मे मतलब मेरा 4 मई तक था। मैं आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ क्योंकि आपको 4th मे को एग्ज़ाम देना है, तो मेरे पास तो 4th मे का टाइम था, पर आपके पास नहीं है। तो मैं वैसा बता रहा हूँ कि आखिरी दिन क्या करना है। तो आखिरी दिन जो मेरा तो 4th में था, आपका 3rd में आखिरी दिन। तो आखिरी दिन भी मैंने हाफ ऑफ द टाइम बायोलॉजी को कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने वापस से केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स और फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स देखे बाकी हाफ ऑफ द टाइम में। कुछ चैप्टर्स के जो वोलाटाइल होते हैं फिजिक्स में भी, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, और केमिस्ट्री में लाइक इनऑर्गेनिक के जो भी चीज़ें हैं जो हम भूल सकते हैं, तो उनको मैं वापस देखा
और जो कुछ भी मेरा वीक एरियाज़ है, जैसे रे ऑप्टिक्स में मेरा टेलीस्कोप का फार्मूला मैं बार बार भूल जाता था, माइक्रोस्कोप का फार्मूला भूल जाता, तो वो सब मैं आखिर आखिर में रात को देखा। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आखिरी दिन पे इतना कर लिया ना आपने, आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन के बाद साथ जाके सो जाना है। और अगली मॉर्निंग आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पूरे साल मेहनत की है, आपको उसका फल मिल जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट सुबह उठ के 4-5 घंटे रिवीजन कर रहे हैं, 3 बजे से 9 बजे तक, 10 बजे तक, या फिर तो वो उतने में ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर सुबह उठ के, तो फिर वो टेस्ट देने टाइम उनसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो इसीलिए आपको आखिरी टाइम में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सुबह उठो, अपना नॉर्मली फ्रेश हो, थोड़ा सा अगर घर वर पे बात करना है घर वालों से बात करो, बोलो मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, और एग्ज़ाम देने जाओ और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आओ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, मैं ये लास्ट का जो 3-4 डेज़ है ना, उस पर मैं एक वीडियो और आप लोगों के लिए लेके आऊँगा कि कैसे मैनेज करना है और एग्ज़ाम वाले दिन कैसे काम रहना है। ये बहुत क्रूशियल है, मतलब एक दो लास्ट के 2-3 दिन में आपको ट्रैवल भी करना है, अपने सेंटर पे भी पहुंचना है, एडमिट कार्ड प्रिंट कराना है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, एग्ज़ाम वाले दिन कैसा क्या करना है, इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा बाद में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ऑलरेडी 25-26 मिनट हो गए। तो अभी तो मैंने बता दिया क्या क्या करना है, आप इसको फॉलो करो, अपने अकॉर्डिंग हल्का सा मॉडिफाई करो और फॉलो करो, और एट द एंड आप फिर पहुँच जाओगे 4 मई, आपका नीट एग्ज़ाम वाला डे। अब ये आपकी ज़िंदगी का या तो द बेस्ट डे होगा, और या फिर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये आपका एक बहुत ट्रॉमेटिक फेज शुरू हो जाएगा उसके बाद से आपकी लाइफ का। मैं ड्रॉपर हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब मैं ड्रॉपर भी हूँ और मैं कॉलेज में भी पहुँच गया। आप अपने अराउंड जितने भी जो लोग कॉलेज में हैं, एमबीबीएस कॉलेज में, उनसे पूछना कि आपका बेस्ट डे ऑफ द लाइफ क्या था, तो आपको मैक्सिमम आंसर्स मिलेंगे कि जिस दिन मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, जब मैं सेलेक्ट हुआ था। और जितने ड्रॉपर्स हैं उनसे पूछना कि आपकी लाइफ का वर्स्ट डे क्या था। अब बहुत सारे ड्रॉपर देख भी रहे होंगे मेरी वीडियो, उनको पता है। तो वही था कि जब हम नीट का एग्ज़ाम दे के आए थे, मेरा भी 2023 में ड्रॉप लगा था, जब हम दे के बाहर आए थे और जब हमें पता था कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो सबसे ख़राब दिन था। उस दिन घर वालों को क्या बताएंगे हम, क्या बोलेंगे, कैसे लोग क्या रिएक्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमती है, और फिर उसके बाद नींद नहीं आती अगले 1-2 हफ्ते तक। अगर किसी ने सही में मेहनत की हो और फिर जाके वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, फिर बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक फेज शुरू हो जाता है लाइफ में। फिर आगे क्या करना है, आगे ड्रॉप लूँ, अगर मैं कोटा से पढ़ा हूँ तो मैं वहीं जाके वापस पढ़ूँ, कहीं और जाऊँ, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये जो प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हो ना, एनजाइटी, डिप्रेशन, ये अभी फेस करना बहुत ज़्यादा अच्छा है, रैदर देन नीट में बिना सिलेक्शन लिए पोस्ट नीट पीरियड का जो तुम प्रॉब्लम फेस करोगे, उससे तो बहुत ज़्यादा ये अच्छा है। तो अभी फाइट बैक करो, अभी ये सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करो, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। और मैंने मैक्सिमम चीज़ें क्लियर कर दी है। वो जो लास्ट का फेज़ होता है ना, 4-5 दिन का, वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो मैं आपको एक और वीडियो कभी लाके एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तो ये चीज़ फॉलो करो, अभी वो लास्ट वाले का उतना काम भी नहीं है, तो अभी ये चीज़ को आप लोग फॉलो करो अच्छे से। और समराइज़ क्या ही करना है, और लंबी हो जाएगी वीडियो। आप इसको फॉलो करो अच्छे से, जो भी मैंने बोला है, और आपको खुद ही रिजल्ट्स दिखेंगे। और मेरे को तो टेलीग्राम पे बच्चे मैसेज करके बोलते हैं कि हाँ भाई आप जो बताते हैं फॉलो करते हैं, अच्छा जाता है, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप भी फॉलो कर सकते हो, आपको भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कनेक्टेड रहो, कुछ और वीडियोज़ में लेके आऊँगा, और मेरे से टेलीग्राम पे कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो।